बहुत साल पहले की बात है। कुलधरा राजस्थान नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बहुत ही बड़ी हवेली थी। वहां सिर्फ भूतों का ही वास था। जो भी उस हवेली में जाता, भूत उसे मौत के घाट उतार देता और उसके कटे हुए सिर को बाहर रास्ते में फेंक देता था, ताकि लोग समझ जाए कि इस हवेली पर सिर्फ मेरा ही राज चलेगा और किसी का भी नहीं। इसी डर से लोग वहां कभी नहीं जाते थे और इसलिए उसे खूनी हवेली भी कहा जाता था। उस भूतिया हवेली में रहने वाले भूत ने इतना दहशत फैला रखा था कि लोग उस हवेली के पास भी जाना पसंद नहीं करते थे। यहाँ तक कि भेड़ बकरी भी अगर गलती से घास चरते चरते वहाँ पहुँच गए तो वो भी तुरंत अपना दम दबाकर भाग जाते थे, क्योंकि वह भूत जानवरों को भी नहीं छोड़ता था। एक दिन अमावस की रात थी। आसमान में बहुत बादल घिरे हुए थे और बारिश भी जोरों की हो रही थी। उसी गांव के तीन दोस्त, सोनू, पप्पू और मनोज, उसी रास्ते स्टेशन जा रहे थे। उन्हें शायद उस हवेली और उस रास्ते के बारे में कुछ पता नहीं था। रात के 1:15 का ट्रेन का समय था और ये तीनों करीब 8 बजे के लगभग घर से निकल गए थे। बारिश इतनी ज़्यादा थी कि रास्ते में सामान का कुछ हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी गाड़ी उस हवेली से होकर गुजर रही थी। सामने पूरा अंधेरा था और आसमान में बिजली जैसे ही चमक रही थी। वह हवेली भी भयानक लग रही थी। तीनों की किस्मत इतनी खराब थी कि उनकी गाड़ी उस हवेली के ठीक सामने ही आकर खराब हो गई। ड्राइवर बोला, साहब लग रहा है आज की इंजन में पानी चला गया, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। इसको ठीक करने में शायद मुझे 1 घंटा लग जाएगा। तब तक आप लोग इस हवेली में जाइए। जैसे ही गाड़ी ठीक हो जाएगी मैं आप लोगों को वापस बुला लूँगा। ड्राइवर की बात सुनकर सोनू, पप्पू और मनोज हवेली के अंदर चले गए। हवेली बहुत ही सुंदर और चमकदार थी। अंदर थोड़ी सी रोशनी थी और ऊपर सीढ़ियों से एक बूढ़ा आदमी, एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में लालटेन लेकर नीचे उतर रहा था। सोनू ने जैसे ही, बाबा क्या हम यहाँ थोड़ी देर रुक सकते हैं? बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और हम इस तेज़ बारिश की वजह से बीच रास्ते में फंस गए हैं। उसने पहले तो उन तीनों को गौर से देखा और बोला, ठीक है, रुक जाओ। फिर जब ये तीनों हॉल में पहुँचे तो उन लोगों ने देखा कि हवेली बहुत ज़्यादा बड़ी थी और उससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत थी। वहाँ एक दीवार पर एक आदमी की बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी, जिसकी बड़ी सी मूछें, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में पहले ज़माने के तरह बंदूक था। एकदम राजा की तरह दिखने और उस तस्वीर को देखने में डर महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये कोई मामूली तस्वीर नहीं है। पप्पू ने तुरंत उस बाबा से पूछा, बाबा क्या आप इस बड़ी हवेली में अकेले रहते हो? और इस तस्वीर में ये आदमी कौन है? बाबा ने पप्पू से आंख मिलाकर कहा, ये इस घर का मालिक थे जो कई साल पहले इनकी मौत हो गई और मैं इनका रिश्तेदार हूँ और इस हवेली की देख रेख के लिए आता जाता रहता हूँ। आज बारिश की वजह से मैं भी घर नहीं जा पाया। चलो तुम लोग को कमरा दिखा देता हूँ। सोनू, पप्पू और मनोज उसके पीछे हो लिए। वे लोग सीढ़ी के सामने जैसे ही गए, ऐसा लगा कि कोई उन्हें छुपकर देख रहा है। फिर उन लोगों ने अनदेखा कर दिया।
कमरे तक जाते जाते अचानक उन लोगों की नज़र वापस राजा की तस्वीर पर पड़ी। थोड़ी देर के लिए उन्हें ऐसा लगा कि उनके साथ कोई सिर हिला। शायद सबका वहम था या सच, पता नहीं। लेकिन ये सब देखकर उन लोगों को थोड़ा डर गए। फिर वो बाबा उन सबको एक कमरे में लेकर गया। फिर उन लोगों ने अपना अपना सामान रखा और सो गए। वे लोग इतना थक चुके थे कि बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। रात के शायद 12 बजे का समय हुआ होगा। तभी सोनू अचानक चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसके दोनों दोस्त जग गए और उससे पूछने लगे, क्या हुआ भाई, तो इतना ज़ोर से क्यों चिल्लाया? फिर सोनू बोला, मुझे एक बहुत डरावना सपना आया था। मैंने देखा कि उस फोटो वाला आदमी हम तीनों को मारने आया है। सोनू की बात सुनकर पप्पू और मनोज को मजाक लगा, इसलिए उन दोनों ने उसे समझाया और दोबारा सुला दिया और खुद सो गया। फिर थोड़ी देर बाद बिल्कुल वही सपना पप्पू और मनोज को आया। इसके बाद तीनों डर गए। अब उन लोगों को इतना तो समझ आ गया कि एक ही सपना हम तीनों को नहीं आ सकता। इस हवेली में कुछ तो गड़बड़ है। शायद ये कहीं भूतिया हवेली तो नहीं। सोनू ने जल्द से जाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बाबा बाहर से दरवाज़ा बंद करके चला गया था। अब उन लोग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। डर के मारे सबको ज़ोरों से प्यास लग रही थी। साथ में पानी लाए थे, लेकिन एक ही घूंट पीने में सब पानी ख़त्म हो गया। फिर तीनों खिड़की से आवाज़ लगाने लगे, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। सोनू ने अपना मोबाइल उठाकर फ़ोन करना चाहा, लेकिन वहाँ नेटवर्क नहीं हुआ था। तब सब कुछ अजीब हो रहा था। अब उनके साथ आगे क्या होने वाला था, ये किसी को नहीं पता था। लेकिन उन्हें समझ आ गया था कि वो बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। पूरा एक दिन और एक रात बीतने के बाद उनके कमरे का दरवाज़ा खुला। बाहर पूरा सन्नाटा था और जो बाबा उनको मिला था उसका भी कोई पता नहीं था। जैसे ही दरवाज़ा खुला, तीनों पागलों की तरह दौड़कर कमरे से बाहर निकले और हवेली से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। फिर सब लोग ऊपर चले गए और वहाँ से नीचे कूदने का सोचा, लेकिन हवेली इतनी ऊंची थी कि उन लोगों का हिम्मत ही नहीं हुई। उदास होकर सभी वापस नीचे आ गए। सबको बहुत तेज भूख और प्यास लगी थी। सब जगह देखा, लेकिन उन्हें न ही कुछ खाने का मिला और न ही कुछ पीने को। न तो नल था, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा था। सब थक के एक जगह बैठ गए और अब क्या करें यही सोचकर एक दूसरे को पागलों की तरह बर्ताव करने लगे। थोड़ी ही देर में शाम हो गई और उन हवेली के अंदर एक शैतानी माहौल बनना चालू होने लगा। थोड़ी देर में अंधेरा हो गया और तीनों दोस्त आपस में लड़ने लगे। ऐसे ही उन लोगों की रात बीत जाती है। फिर दूसरे दिन सुबह होती है और फिर सबको दोबारा से भूख और प्यास लगी होती है। सुबह फिर से जब सब लोग पानी खोजते हैं, तभी अचानक सोनू का पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और उसके पैर से खून निकलने लगता है। खून को देखते ही पप्पू और मनोज पागलों की तरह खून को पीने लगते हैं। तभी सोनू कहता है, अरे पागल हो गए क्या? तुम लोग क्या कर रहे हो? जानवर हो क्या? सोनू की बात पे कोई भी ध्यान नहीं देता था और उसके खून को पीते रहते। उनकी थोड़ी सी प्यास बुझ जाती है, लेकिन अब भूख के मारे उनकी जान निकलने लगी।
रात हो गई थी। पप्पू और मनोज के अंदर शैतान समा गया था। वे दोनों सोनू के ऊपर टूट पड़े और उसे नोचने लगे। खूनी खेल चालू हो गया था। उस हवेली में जो शैतान रह रहा था वो उन दोनों को अपने बस में कर लिया था। थोड़ी ही देर में पप्पू और सोनू मनोज के शरीर को काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसके मांस को खाते रहे और खून को पी रहे थे। सोनू की जान बची ही नहीं कितनी थी। इतने दिन का भूखा दोनों से बच नहीं पाया। सोनू की मौत हो गई। पप्पू और मनोज काफ़ी देर तक उसका मांस खाते रहे, जैसे कोई जानवर दूसरे जानवर का मांस नोचकर खा रहा हो। ऐसा लग रहा था कि उन लोगों के अंदर का इंसान मर गया हो। कुछ देर बाद रात हो गई। खून पीकर और मांस खाकर दोनों को अब बहुत जोरों की नींद आने लगी और वे जहाँ थे वहीं सो गए। सुबह हुई। दोनों थके हालात में सो के उठे, लेकिन प्यास और भूख उनका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। अब दोनों एक दूसरे का शिकार करने के लिए सोचने लगे। पप्पू ने चालाकी से एक दरवाजे के पीछे छुप गया और जैसे ही मनोज कमरे में आया वैसे ही पप्पू ने उसका सर पकड़कर दीवार में दे मारा। उसका सर फट गया और दो टुकड़े हो गए। जमीन पर पूरा खून ही खून बहने लगा। पप्पू उसका खून देखकर खुश हो गया और उसे पीने लगा और मांस को खाने लगा। हैवानियत अपने चरम सीमा पर थी। शैतान उसके शरीर ऊपर हावी हो चुका था। उसे कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं दे रहा था। तभी कुछ देर बाद पप्पू के शरीर में बिजली सी लहर चढ़ने लगी। वो कभी दीवार में तो कभी दरवाजे में अपने सर को मारने लगा। उसका शरीर उसके वश में नहीं था। ऐसे ही काफ़ी देर तक किया और अंत में खुद मर गया।